So hello guys, I hope you all are doing well. Today we will study about pharmacology, and the topic for today's will be we will study about anti-anginal drugs. आज हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइनल ड्रग्स. ब्रीफ होने के साथ साथ आई विल ट्राई कि हम कंसेप्ट बेस्ड पढ़े, कंसेप्चुअल बेस्ड पढ़े हम एंटी ड्रग्स के असल में होते क्या है, किस मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं, बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है. शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप कि कंसेप्चुअल आपको लगे. सो रिगार्डिंग एंटी एंजाइनल ड्रग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट. हम देखेंगे कि सबसे पहले एंजाइना होता क्या है, क्या हम एंजाइना क्या डिफाइन करें. हम अगर हमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंजाइना क्या है. सो अगर एंजाइना देखेंगे हम, यूजुअली एंजाइना को क्या हम कहते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं हम इसको कहते हैं या तो ये होता है सेंट्रल चेस्ट पेन, और अदर वर्ड वी कैन यूज डिस्कम्फर्ट. दिस इज फॉर एंजाइना. This it is chest pain or discomfort which is around the central, maybe retrosternal also, and it usually radiates. Anginal pain radiates to even one arm or both arms. It can radiate, or even to neck or to jaw, or even to epigastrium. These are the typical locations for the radiation of the anginal pain. और इवन दीज आर लाइक वन आर्म, या तो दोनों आर्म के साथ, या तो नेक पे, या तो जॉ के करीब, या तो एपिगैस्ट्रियम. और कि एंजिनल पेन ऐसी होती है कभी कभार जो कि रेडिएट ही नहीं करती है, डजंट रेडिएट. ऐसी भी एंजिनल पेन होती है, एंजिना होता है. बट यूजुअली दीज एंजिनल पेन रेडिएट टू अदर पार्ट्स लाइक वी डिस्क्राइब्ड. सो एंजिना का ड्यूरेशन क्या होता है अगर हम देखेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन पे बहुत डिपेंड करता है मैनेजमेंट. सो ड्यूरेशन क्या होती है, इट यूजुअली टिपिकली लास्ट फॉर 15 सेकंड से लेके 15 मिनट तक एक एंजाइना अटैक आ सकता है इंसान को. दिस इज द एवरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंजाइनल अटैक. और ड्यूरेशन का क्यों इम्पोर्टेंस है, बिकॉज एंजाइना यूजुअली और शुडंट और डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 20 मिनट्स. इससे ज़्यादा यूजुअली या नहीं रहना चाहिए 20 मिनट्स तक एंजाइना. एंजाइना, अब हमने डेफिनेशन तो देख ली, डेफिनेशन क्या है. अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि एंजाइना के कौन से टाइप्स आते हैं, कौन से कॉमन टाइप्स जो कि इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर ट्रीटमेंट के लिए भी, फार्माकोलॉजी के लिए भी, और बेसिक के लिए भी. हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स है, पहले उनमें क्या एटियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, पैथोलॉजी क्या होती है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. सो टाइप्स में क्या आती है यूजुअली एंजाइना के टाइप्स. सो हम डिस्क्राइब कर रहे थे अबाउट द टाइप्स एंजाइना के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहला वाला टाइप वी विल डिस्कस इज स्टेबल एंजाइना. एक टाइप का होता है जिसे हम एक्सर्शनल एंजाइना भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना, एक्सर्शनल एंजाइना. या तो हम इसको कह सकते हैं क्लासिक या टिपिकल एंजाइना. ये सारे इसके नाम हैं एंजाइना. सो हम इसमें क्या देखते हैं इस टाइप में, द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस एंजाइना. इसमें हम देखते हैं कि यूजुअली जो कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें यूजुअली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है. ये तो आप सबको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक क्या है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है यूजुअली जो कि 70% से ज़्यादा ल्यूमिन को ब्लॉक करता है. 70% से ज़्यादा ल्यूमिन को ब्लॉक करता है. यूजुअली दिस इज़ सेफ देन जो कि सिर्फ 40 या 30% ल्यूमिन को ब्लॉक करता है, बिकॉज दिस टाइप, इसमें प्लाक जो होता है वो स्टेबल होता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले में प्लाक स्टेबल होता है. सो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, नॉट मोर डेंजरस, बिकॉज इसमें प्लाक स्टेबल होता है. देर इज़ नॉट मच चांस ऑफ एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. सो इसमें यूजुअली क्या होता है, ये हम कह सकते हैं ये नॉर्मल होता है.
जब हम रेस्ट में पेशेंट होता है, बट जो ही एक्सरसाइज करे पेशेंट, इट डेवलप्स एंजाइना। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एक्सर्शन एंजाइना और एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं यूजुअली हमारा क्या होता है, इससे इंक्रीज हो जाता है हमारा कार्डियक वर्क। ये तो हम सबको पता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं यार कोई हाई एफर्ट इंड्यूस्ड वर्क करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो कि यूजुअली जब कार्डियक वर्क इंक्रीज होता है तो हमारे जो डायलेशन होती है वेन्स आर्टरीज की या वेन्स की डायलेशन होती है वो यूजुअली होती है, और जिसकी वजह से कंपनसेट होता है, ब्लड प्रेशर कंपनसेट होता है, हाई ब्लड फ्लो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डायलेशन नहीं होती है। क्यों डायलेशन नहीं होती है? बिकॉज इसमें उस जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है वो सिटेनोटिक पॉइंट होता है, नैरो होता है, सिटेनोटिक पॉइंट होता है, नैरो पॉइंट होता है, और वो डायलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी ईजिली मूव नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को या हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड नहीं मिल पाता, जो कि उसको चाहे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्स्ट्रा ब्लड वी डोंट गेट, और जिसकी वजह से कहीं कहीं पार्ट पे लाइक पार्ट ऑफ मायोकार्डियम इस्कीमिक बन जाता है। इस्कीमिक मैंने दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मेनली ब्लड सप्लाई, और इसकी वजह से एंजाइनल अटैक आ जाता है। दिस इज द मेन मैकेनिज्म फॉर दिस टाइप ऑफ एंजाइना। और ये एंजाइना ऐसा भी है, ये प्रेसिपिटेट किस से होता है? दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सर्शन, जैसे हमने कहा, और इमोशनल स्ट्रेस। यूजुअली स्ट्रेस से क्यों, अब हमने अभी देख लिया, सबको पता है कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस से क्यों होता है। एक्चुअली ब्रीफ में हम स्ट्रेस से क्यों होता है, बिकॉज सबको पता होगा कि स्ट्रेस हार्मोन होता है एक, यूजुअली हम सबको पता होता है, जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। एक कॉर्टिसोल ही सब इन चीज़ों की बेस है कि इससे क्यों ये सब चीज़ें होती है। बिकॉज जो कॉर्टिसोल है इसकी वजह से इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हो सकते हैं, इससे इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बिकॉज दिस कॉर्टिसोल इज रिलीज एक फेवरेट मैकेनिज्म, एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, उसमें भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इवन के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कि आर्टरीज को नैरो करते हैं। यूजुअली दिस कॉर्टिसोल ऑल्सो नैरोज द आर्टरी। हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉर्टिसोल क्या करता है, ये नैरोज ब्लड वेसल्स को भी करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट को, जो कि ऑलरेडी नैरो पॉइंट होता है एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन की वजह से, वहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से स्कीम हो जाता है और एंजाइनल अटैक आ जाता है। और यूजुअली दिस टाइप ऑफ एंजाइना ये रिलीवर्ड होता है, ये ठीक हो जाता है, रिलीवर्ड बाय ऑलमोस्ट बाय रेस्ट, विच इज़ यूजुअली 3 to 4 मिनट्स में रिलीव हो जाता है। और अगर हमें ट्रीटमेंट देते हैं इसमें, यूजुअली हम ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं नाइट्रेट्स। हम ड्रग्स के बारे में बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें यूजुअली ट्रीटमेंट नाइट्रेट्स देते हैं। और अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 70% यूजुअली ओबस्ट्रक्शन होती है तो इसमें आता है, लेकिन अगर अगर 90% ओबस्ट्रक्शन हो या मोर देन 90% ओबस्ट्रक्शन हो, उसमें जो ये एंजाइनल पेन होता है वो इवन एट रेस्ट भी होता है, नॉट ओनली आफ्टर हैवी एक्सरसाइज और हैवी वर्कलोड। सो जब स्कीमिया हो जाता है, जब हार्ट में स्कीमिया हो जाता है, हार्ट के लेयर्स में स्कीमिया हो जाता है, हार्ट मसल में स्कीमिया हो जाता है, यूजुअली स्कीमिया किस जगह पे पहले होगा? बिकॉज स्कीमिया यूजुअली हो जाता है इनर मोस्ट लेयर में सबसे ज़्यादा। जो फर्स्ट स्कीमिया होता है वो हो जाता है इनर मोस्ट लेयर मायोकार्डियम का, और जिसको हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम। बिकॉज एक्चुअली सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम क्या है, यूजुअली 3 लेयर्स होते हैं, हमारे मायोकार्डियम के 3 लेयर्स होते हैं। अगर हम रफली डिस्क्राइब करें उसमें आ जाता है, उसमें आता है हमारा आउटर मोस्ट एपिकार्डियम, फिर आ जाता है मायोकार्डियम, एंड देन एंडोकार्डियम। दीज आर द टिपिकल 3 लेयर्स ऑफ और हार्ट मसल। सो यूजुअली जो सब एंडोकार्डियल लेयर होता है, इट इज़ बिटवीन मायोकार्डियम एंड
एंडोकार्डियम, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, और दैट्स वाई इसमें ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन होती है, दैट्स वाई इसमें मोस्ट ये डिप्राइव्ड होता है परफ्यूजन, मोस्ट डिप्राइव्ड ऑफ परफ्यूजन होता है ड्यू टू इंक्रीज कंट्रैक्शन। इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है, और दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट डिप्राइव्ड ऑफ परफ्यूजन। जबकि जब एंडेना अटैक होता है डिप्राइव्ड ब्लड सप्लाई आती है। दिस इज द मोस्ट टारगेट पॉइंट ऑफ इस्कीमिक अटैक। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे दूसरा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंजमेटल एंजाइना, या तो और एक नाम होता है इसको जिसको हम बोलते हैं वेरेंट एंजाइना। थोड़ा शॉर्ट है, हम इसको पहले ही डिस्क्राइब करेंगे अनस्टेबल से पहले। तो प्रिज्मेटल यूडी क्या होता है, ये किसी प्लाक या ये प्लाक और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक से नहीं होता, इसका काज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक और थ्रोम्बोस नहीं होता है, बट इसकी कॉज या इटियोलॉजी क्या होती है, इसकी होती है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, दिस वन हैज एटियोलॉजिक फैक्टर ऑफ स्पाज्म्स, स्पाज्मोडिक स्पाज्मोडिक कॉज होता है इसको, बिकॉज इट कॉजेज कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म्स, और जिसकी वजह से देयर इज डिप्राइवेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, स्पाज्म से नैरो बन जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है हार्ट मसल्स तक, जिसकी वजह से मायोकार्ड इन्फ्रैक्शन और एंजाइना हो सकते हैं पेशेंट में। और इसमें यूजुअली क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन नहीं है, यूजुअली ये थ्रू आउट कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होता है, जिसकी वजह से बोथ इनर एरिया एंड आउटर एरिया आर इन्वॉल्व। और जब एक टर्म आती है जब सारे ऑल द लेयर्स ऑफ आवर हार्ट मसल आर इन्वॉल्व, और उसको हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसम्यूरल ischemia, when all the three layers are involved from outer to inner, this is known as transmural mural ischemia। और ये भी एक ये भी जो ये वाला टिपिकल टाइप ऑफ एंजाइना, ये एक्सर्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, इवन बीपी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, और टैकीकार्डिया के साथ भी नहीं है, बिकॉज दिस टिपिकली कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, उनके साथ रिलेटेड नहीं है, और इवन it is active at rest also, it is not dependent on exertion, bp tachycardia, or even at the rest it is also active, it can also happen at rest। और यूजुअली इस टाइप के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इस टाइप के लिए हम देते हैं कोरोनरी जो होते हैं आर्टरीज वैसोडाइलेटर्स, जिसमें हमारे टिपिकल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हम दे सकते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। फिलहाल के लिए हम फिजियोलॉजी इटियोलॉजी वगैरह क्लियर कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के लिए। एंड आवर थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना इज अनस्टेबल एंजाइना, जो कि बहुत डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू स्टेबल एंजाइना। ये अनस्टेबल क्यों होता है, बिकॉज दैट्स वाई आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड बिफोर, इन दिस देयर इज एन अनस्टेबल प्लाक। स्टेबल एंजाइना में क्या था, देयर वाज हैविंग स्टेबल प्लाक, बट इन दिस टाइप देयर इज हैविंग अनस्टेबल प्लाक, मीन्स दैट इज़ नॉट बाउंड टू वन प्लेस, जो कि वो कि किसी भी फैक्टर की वजह से इट कैन लॉन्च इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स। और होता क्या है, इस अनस्टेबल प्लाक की वजह से इसमें एक्यूट चेंजेस आती है, may happen acute changes may happen, which can acute changes may happen in this block, which can cause rupture, dislodgement we can say, and it can, by this it can cause thrombogenic material to release freely, or which is then जो कि बाद में प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है उनके साथ, जिसकी वजह से वो प्लॉक बन जाता है, एक थ्रोम्बस बन जाता है, एग्रीगेशन होती है, प्लेटलेट्स स्टिकनेस हो जाती है इनके साथ, और जिसकी वजह से हम बन जाते हैं प्लेट एग्रीगेशन के बाद फिब्रिनोजिन या फिब्रिन हम कह सकते हैं,
इनके साथ मिल जाता है, और जिसकी वजह से वो ये प्रोसेस आपको सबको पता होती है, यूजुअल बेसिस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, और उसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाता है, देयर इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड इट कॉजेज सीवियर इस्कीमिया. Thrombus formation causes severe ischemia. This thrombus can even, if this thrombus is large, it can cause definitely more blockage of the vessel. And टाइम ड्यूरेशन क्यों हमारा इम्पोर्टेंट था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यूजुअली अगर 20 मिनट, मोर देन 20 मिनट इज इट्स इन टाइम लिमिट, एवरेज टाइम लिमिट मोर देन 20 मिनट्स अगर हुआ, देन देयर हैपन्स इन्फ्रैक्शन. और अगर लेस देन 20 मिनट्स हमारी ड्यूरेशन है एंजिनल अटैक की या डिप्राइवेशन ऑफ ब्लड सप्लाई की, देन इट इज़ नॉट इन्फ्रैक्शन. देयर डजंट हैपन इन्फ्रैक्शन. इन्फ्रैक्शन हम क्या डिफाइन करते हैं? यूजुअली इन्फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं हम व्हेन द टिश्यू और सेल इज डेड completely, irreversible. It's not reversible. बट लेस देन 20 मिनट्स हमारा टाइम गैप होता है कि जब तक ब्लड डिप्राइवेशन जब हुई है एक पर्टिकुलर टिश्यू, हार्ट टिश्यू में, उस टाइम अगर 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट से ज़्यादा हुए, देन दोज टिश्यू और दोज सेल इज़ डेड, कम्प्लीटली डेड. अगर 20 मिनट से कम हुए हैं, देन वी कैन रिवर्स इट विद पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एंड इट विल नॉट बी इन्फ्रैक्टेड. एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो ये वाला टाइप ऑफ एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना, जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. यूजली स्टेबल क्या, हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था नाइट्रेटिस, बट दिस अनस्टेबल एंजाइना it doesn't respond to nitrates or even rest, because rest cannot relieve this type of anginal pain. और इसीलिए बिकॉज दिस वन इज़, और इसीलिए इनका ट्रीटमेंट यूजुअली किस चीज़ से हम करते हैं, क्योंकि रेस्ट इनके को रिलीव नहीं कर सकता, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं नाइट्रेट उसको, तो एज इट इज़ थ्रोम्बोजेनिक, इट इज़ अनस्टेबल प्लॉक, इसकी वजह से हम इनको एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स से भी ट्रीट करते हैं, एंटीप्लेटलेटिक और इवन और एंटीप्लेटलेटिक, और O2 सप्लाई से कर सकते हैं, या वर्क ऑफ हार्ट जो हमें डिक्रीज़ करना है, जो कि हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डायलेटर से. सो ये बेसिक फिजियोलॉजी पता होने के बाद अब इजी होगा फार्माकोलॉजी पढ़ना. इन टिपिकल एंजाइना टाइप्स के बारे में ड्रग्स पढ़ना अब काफ़ी इजी हो सकता है, बिकॉज अब हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या होती है, हम क्या ड्रग्स इनके लिए दे सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टेबल एंजाइना के लिए हमारी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है. सो इसमें मैनेजमेंट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिपेंड होती है. देखिए किस पे, सबसे पहले हमारा मकसद होना चाहिए, वी शुड डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV, जिसको हम कहते हैं प्रीलोड भी. यूजली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीलोड, अगर हम प्रीलोड डिफाइन करें, प्रीलोड यूजली क्या होता है, व्हेन आवर हार्ट पंप्स, व्हेन देयर इज सिस्टोलिक प्रेशर, जब हमारा हार्ट पंप करता है, और बिकॉज देयर रिमेन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड इन आवर वेंट्रिकल, और जो अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल में रहता है आफ्टर कंप्लीट सिस्टोल, उसको हम कहते हैं प्रीलोड. दैट्स एन अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट. और अगर हम प्रीलोड हमें डिक्रीज करना है, बिकॉज इफ देयर इज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रीलोड प्रेजेंट, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर आवर हार्ट टू पंप, एंड इट कैन कॉज दिस एंजाइनल अटैक्स. और हमें सबसे पहला मैनेजमेंट होना चाहिए, एक टाइप का मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम दिस प्रीलोड कम करें. और प्रीलोड हम कैसे कम कर सकते हैं? इट इज़ यूजुअली बाई वीनोडाइलेटर्स से. किससे? वीनोडाइलेटर्स से हम दिस प्रीलोड कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो द ब्लड विल पूल इन पेरिफेरी, और जब ब्लड पूल होगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी, देयर विल बी लेस वीनस रिटर्न. और उस लेस वीनस रिटर्न की वजह से क्या होगा? देयर विल बी reduced cardiac filling. Cardiac filling will be reduced because less venous return, due to the less venous return. Or when there is reduced cardiac filling,
it will definitely reduce the preload. और जब preload ही decrease होगा, there will be the pre-stretch of the heart muscles. Pre-stretch of the heart muscle will also be reduced. Or this is this stretch this in this context we should know the main two laws जो कि हमें डिफाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें वो लॉज पता होना चाहिए, जैसे कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ होता है और इवन लैप्लेसिस लॉ. फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या इंडिकेट करता है वो हम अभी बताऊंगा मैं. जिसकी वजह से प्री स्ट्रेच रिड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है. और उस कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, देयर इज लेस ऑक्सीजन डिमांड. देखिए फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या सपोज करता था. These are important laws we should know about during in the CVS. Frank Starling law, it usually states that increased filling pressure of right heart results in increased cardiac output, or increasing output of the right heart is quickly communicated to the left heart as an increased filling pressure. और इस कंट्रैक्टिलिटी स्ट्रेच की वजह से क्या भी होता है, और एक लॉ आता है हमारा लैप्लेसिस लॉ, जिसकी मैं इक्वेशन देता हूँ जो समझने में ईजी होगी. दैट इज़ प्रेशर जो कि होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टेंशन को एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस को. ये आपको ईजिली समझ आएगा कि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो टेंशन भी बढ़ जाएगा, और इवन टेंशन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा. बट दिस इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल because if there is an increased radius there will be less pressure. If there is small radius there will be high pressure. It is inversely proportional, and this is known as Laplace's law. Or second point, after reducing preload, now we will look another option for this. It is to reduce afterload. Preload and afterload are important point is in CVS. What is afterload? Afterload क्या होता है? It is the resistance. If we define afterload क्या होता है? It is the resistance against which myocardium has to produce stroke volume, or it is an impediment to the outflow of left ventricle. क्या होता है अगर हम डिफाइन करें, ये होती है एक आफ्टरलोड. क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस होती है जिसकी अगेंस्ट हमारे मायोकार्डियम को स्ट्रोक वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, या तो ब्लड फ्लो हमें प्रोड्यूस करना है उस रेजिस्टेंस के खिलाफ. और ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? ये आती है बाई आर्ट्रियोल्स. बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें थ्रू होल बॉडी को हमें ब्लड पंप करना होता है. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल को ताकत लगती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल को रेजिस्टेंस लगती है इन आर्टरीज की वजह से, उसको हम कहते हैं आफ्टरलोड. और आफ्टरलोड काम करने से क्या होगा, जो ये आर्टरीओल्स होती है अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. और अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही इंक्रीज हो, अगर हम पहले देखिए, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा. देयर बी बिकॉज हमें पंप किसके खिलाफ कराना है, हाई रेजिस्टेंस के खिलाफ. तो देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर, और जिसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर अगर हम लैप्लेस लॉ की तरफ देखें तो इंक्रीज टेंशन भी आएगा. और हमें क्या करेंगे हम इस ट्रीटमेंट के लिए, हम आर्टीरियो डायलेटर्स देंगे बिकॉज दीज आर आर्टियोरल रेजिस्टेंस. सो हम वी विल गिव आर्टीरियो डायलेटर्स जो कि हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करे, जिसकी वजह से आफ्टरलोड भी डिक्रीज होगा. और उस आफ्टरलोड डिक्रीज होने की वजह से हार्ट पे जो वर्कलोड है वो भी कम होगा. डेफिनेटली सिंपल. और उस वर्कलोड कम होने की वजह से ओवरऑल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से पेशेंट कैन सर्वाइव सीवियर एंजिनल अटैक. और फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम कौन सी मेडिसिन फार्माकोलॉजिकल ड्रग यूज़ करते हैं, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोर. And second point is we have to decrease heart rate.
in this patient. And for this we will give negative chronotropic drugs. Negative chronotropic drugs कौन से होते हैं? That will inhibit SA node. We will give calcium channel blockers, beta blockers are used. सो हम डिस्कस कर रहे थे बीटा ब्लॉकर्स. यूजुअली एंजाइना के लिए टिपिकली 3 क्लासिकल ड्रग्स हम यूज़ करते हैं nowadays. One is nitrates, you remember. Second is beta blockers and calcium channel blockers. These are the 3 classical drugs used in angina. और भी हम ड्रग्स इसके साथ यूज़ करते हैं. we can give plaque stabilizers, जिसमें अनस्टेबल प्लाक होगा उनमें हम प्लाक स्टेबलाइजर देते हैं जो कि स्टैटिन्स होते हैं. और अगर थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल है वी कैन गिव एंटी प्लेटलेट और एंटी thrombotic drugs. These are the additional drugs we can use. Or now we can move on to our pharmacology part. First we will discuss about what is the pharmacology of nitrates. So nitrates में typically 3 nitrates आते हैं usually जो हम यूज़ करते हैं. One is glyceryl trinitrate, जिसे हम यूजुअली फेमस नेम से जानते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन के नाम से भी. सेकंड वन इज आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट. These are the 3 types of nitrates we use. and इनमें डिफरेंस क्या है? यूजुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम है. ड्यूरेशन एंड द एक्शन टाइम and the duration time varies between these 3 types of nitrates. और first one we will see nitroglycerin, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है. नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? यूजुअली हम इसकी मैकेनिज्म भी पूरी अच्छे से देख लेंगे. मैंने कहा था हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, हम जो कि हमें पूरे चीज़ में काम आएगा. हम कंसेप्चुअल बेस्ड पढ़ेंगे. तो नाइट्रोग्लिसरीन यूजुअली हम देते हैं बक्कली भी, वी कैन गिव सबलिंगुअली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और इवन बक्कल स्प्रे के तौर पे भी. यूजुअली द एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज 2 minute, onset, and it lasts for about 30 minutes is the duration. We can also use oral sustained release tablets which have a further long action and duration. And prophylactic use के लिए we can also use transdermal patches. We can also use nitroglycerin transdermal patches which has an onset of about 30 minutes and the duration of action is 8 to 12 hours. Now moving on to the isosorbide dinitrates. It is also can be also used as orally or slow release, which has an action of about 30 minutes and duration is 8 hours. It can also be used sublingually, further added, which has an onset of action of 5 minutes and the duration will be 1 hour. It's faster than the orally or slow release. And now isosorbide mononitrate. It is orally extended release which has an onset of 30 minutes and the duration is up to 12 hours. Now we have to note an important point regarding this, which is
nitrate tolerance. This is an important point regarding our management therapy. What is nitrate tolerance? It is usually defined as if we use, what we mean, if we use nitrates regularly, on regular basis, regularly, it can cause to lose efficiency. So for this we have to keep 8 to 10 hours as nitrate free interval to prevent this tolerance. Usually patient is asked to skip one dose of drug. That means if we see an example like one dose, and here he skips and again one dose, and this skipping of one dose, it will avoid nitrate tolerance. It's an important point regarding this. Now मेन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्माकोलॉजी में हमारा होता है वो होता है ड्रग का एक्शन क्या होता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. और उसको जानने के लिए हम विल नॉट डायरेक्टली हम नहीं बताएंगे कि ये ऐसे करता है ऐसे करते हैं. हम एक पहले बेसिक फिजियोलॉजी देखेंगे कि बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है, बेसिक प्रोसेस क्या होती है, और नाइट्रेट देन किस काम आते हैं उस फिजियोलॉजी को रुकाने में या फिजियोलॉजी को चेंज करने में, कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है. सो उसके पहले हमें देखना है यूजुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. इट विल यूजुअली कॉज डायलेशन. वो डायलेशन क्यों होगा, कैसे होगा. सबसे पहले हम बेसिक मैकेनिज्म देखें कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है. यूजुअली कैल्शियम इज द मेन पार्ट which will move into the smooth muscle, where there is endoplasmic reticulum as a store of calcium. Calcium is released from endoplasmic reticulum. When the calcium is out, this calcium binds with a protein which is known as calmodulin protein. It's a basic mechanism, basic physiology we will discuss for strengthening our concepts. And when this calcium binds with the calmodulin, it can activate an enzyme, and the enzyme is, I will write in short form, it is myosin light chain kinase. It activates MLCK, which is known as myosin light chain kinase. It activates this enzyme, and इसको एक्टिवेट करने के बाद ये एंजाइम क्या करता है, it leads to phosphorylation of myosin light chain. इस myosin light chain kinase की वजह से क्या होता है, ये करता है फॉस्फोरिलेशन करता है myosin light chain की, और जिसकी वजह से जो कि फॉस्फोरिलेटेड myosin light chain kinase है, it binds to actin, and when it binds to actin, it causes contraction. This is the brief process of our muscle contraction, brief process. And what happens during relaxation? There is also an enzyme which is known as myosin light chain phosphatase, not kinase. In this there is phosphatase, myosin light chain phosphatase, which will stimulate, which will activate, and which will cause dephosphorylation of myosin light chains. It will cause dephosphorylation of myosin light chains, which will cause inhibition of myosin light chain kinase, जिसकी वजह से जब इनकी इनहिबिशन हो गई, बिकॉज हमने ऊपर देखा था कि myosin light chain kinase, यहाँ पर हम फिर से देखेंगे myosin light kinase क्या करता है, विच इट काज फॉस्फोरिलेशन ऑफ myosin light chain, और उसकी वजह से वो बाइंड होते हैं एक्टिन और कंट्रैक्शन करते हैं. और जब हमने यहाँ पे इसकी वजह से इनहिबिट हो गया myosin light chain kinase ही, उसकी वजह से वो एक्टिन को भी बाइंड नहीं होगा, और जब एक्टिन को बाइंड नहीं होगा
तब क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन कंट्रैक्शन, नो कंट्रैक्शन। और ये जो वर्क है इट इज़ बाय नाइट्रेट्स। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिक फिजियोलॉजी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ड्रग का एक्शन बहुत इजीली समझ आए और कंसेप्ट बेस्ड समझ आए। और अगर हम अब देखेंगे नाइट्रेट्स क्या होता है, स्मूथ मसल होती है हमारी, और नाइट्रेट्स यूजुअली नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, इट दे बाइंड्स विद साइटोसॉलिक ग्वानाइल साइक्लेस से बाइंड होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जीटीपी जो होता है इट कन्वर्ट इनटू साइक्लिक जीएमपी मोनोफॉस्फेट। और व्हेन दिस वन is increased, it will cause increase in CGMP. This is the main product. It binds with protein kinase G. This binds with protein kinase G, and this protein kinase G binding with CGMP cause inhibition of myosin light chain kinase here. और हमें पता था, पहले भी हमने पढ़ा है कि जब इनिबिशन होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेस की वजह से, काइनेस को, देयर इज नॉट बाइंडिंग ऑफ, देयर इज नॉट बाइंडिंग विद एक्टिन, और जिसकी वजह से देयर इज नो कंट्रैक्शन एंड कॉज रिलैक्सेशन. Now what nitrates do? They can cause venodilations, which will reduce end-diastolic volume. They decrease cardiac work. They decrease intracavitary pressures. They dilate collateral pathway and increase in nitrates. It is called arteriodilation, which will decrease total peripheral resistance. So ये था हमारा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स विद कंसेप्ट बेस्ड. अब हमें आपको समझ आ गया कि पर्टिकुलरली नाइट्रेट्स का वर्क क्या होता है और किस पॉइंट पे करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या थी उसकी, और नाइट्रेट्स कहाँ पे उनको चेंज करता है. और अगर हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में देखें नाइट्रेट्स का क्या होता है, और सबसे कॉमन जो होता है वो होता है हेडेक. और ये आपको ईजिली समझ आएगा कि हेडेक क्यों होता है, यूजुअली ड्यू टू द वैसोडिलेशन काज्ड, उनकी वजह से. और उस वैसोडाइलेशन की वजह से और भी क्या होता है, फेशियल फ्लशिंग. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली और भी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन भी, which can eventually cause reflex tachycardia. Now for our second line of treatment, which is beta blockers, second part, which is the drug which is known as beta blockers. These reversibly or competitively block beta adrenergic receptors. यूजुअली बीटा अगर हम देखेंगे डिवाइड इंटू टू पार्ट्स में होता है. एक होता है बीटा 1, दूसरा होता है बीटा 2. आपको ये पता होगा, दिस इज बेसिक फार्माकोलॉजी. एंड दिस बीटा 1 इज मेनली कहाँ पे होता है, इट इज मेनली इन हार्ट. फॉर एग्जाम्पल ऑन SA node, atria, on AV node present Purkinje fibers, etc. And beta 2, if we see, it is mainly present on bronchial smooth muscle, where it can cause bronchodilation. Liver में present होता है, where it can increase glycogenolysis. And even on pancreas, where it can also increase gluconeogenesis. Here if we see in this, आपको पता होगा इसमें क्या एक्शन होती है बीटा 1 की, वो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे क्या असर हो, यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है बीटा 1 के. फॉर एग्जांपल SA node पे क्या एक्शन होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज positive chronotrophic action on SA node that leads to increase in heart rate. On AV node it can have a positive chronotrophic effect where it can increase conduction, and also on myocardial contractility
इट हैज़ ए पॉजिटिव आयोनोट्रॉफिक इफेक्ट। एंड इनमें से क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स यूजुअली दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टू टाइप्स, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में क्या होते हैं, इट कैन एक्ट ऑन बोथ बीटा 1 प्लस बीटा 2 रिसेप्टर्स, दोनों पे एक्शन होता है। और यहाँ पे सिर्फ बीटा 1 पे एक्शन होता है, नॉट बीटा 2 पे। और इसमें कौन से ड्रग आते हैं, वी विल नॉट डिस्क्राइब ऑल, द मोस्ट कॉमन इज प्रोपानोलॉल। और इनमें वी कैन सी एटिनोलॉल, एसिब्यूटोलॉल, metoprolol. These are some of the drugs as beta 1 selective beta blockers. And इससे क्या होता है, when this action ऐसे नोड पे आते हैं, it is blocked, and what can cause, it can decrease heart rate, and it was known as negative chronotrophic effect. And on AV node it has a negative dromotrophic effect which can decrease heart rate and also conductivity. और इन दोनों चीज़ों से क्या होता है, when contractility डिक्रीज हो गई, when conductivity डिक्रीज हो गई, when there is an increase in heart rate, it will cause eventually decreased heart rate, also decreased stroke volume, which will eventually lead to decreased cardiac output. And उस cardiac output decrease होने की वजह से क्या हो गया, it will decrease cardiac work and decreased oxygen demand. That will help us in management of the anginic patients. इसके बारे में। और अगर हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखें बीटा ब्लॉकर्स के, तो क्या होता है, सबसे पहली बात हमें याद रखना चाहिए बीटा ब्लॉकर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ही हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, वी शुड नेवर स्टॉप बीटा ब्लॉकर्स abruptly. Most important point we should keep in mind, we should not stop beta blockers abruptly, because while we are using beta blockers there is an upregulation of receptors due to long blockage. उसकी वजह से रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन होती है। यू शुड नो, ये पॉइंट्स भी बेसिक फार्माकोलॉजी में आती है, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, यू मस्ट हैव रेड दिस। सो जब उसकी वजह से अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स होती है, उससे क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स ऑन दोज रिसेप्टर्स। जब रिसेप्टर्स ही ज़्यादा है तो कैटेकोलामाइन्स से ज़्यादा ही असर पड़ेगा उन पे, और इट विल इवेंचुअली कॉज इंक्रीज्ड हार्ट रेट। That is very dangerous. It can cause sleep disturbances, it can cause depression, impotence are the major adverse drug reactions, and contraindicated. The beta blockers are contraindicated particularly in asthmatic patients, COPD patients, diabetic mellitus patients, patients having bradyarrhythmias or depression. So this was about beta blockers. Now after completing beta blockers, our third drug is calcium channel blockers. What are calcium channel blockers? These क्या ब्लॉक करते हैं, वोल्टेज गेटेड एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। होता क्या है ये, we will discuss conceptually होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, बेसिक मैकेनिज्म फिर से हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ड्रग का एक्शन क्या होता है। बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, SA नोड और AV नोड usually are the responsible for depolarization, but this depolarization is what, it is calcium dependent। कैल्शियम की वजह से डिपोलाइजेशन होती है, और जो एनी डिपेंडेंट होती है डिपोलाइजेशन, इट इज़ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, also known as
पुरकिंजे फाइबर्स। और टिपिकली कौन से ड्रग आते हैं, वी विल डिफाइन लाइक नेफिडिपिन, डेल्टियाजिम, विरापेमिल एट्सेट्रा। नाउ एक्चुअली होता क्या है, when SA node and AV node are usually cause depolarization, और जो आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है वो डिपोलाराइजेशन नहीं होती है। यूजली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल वी विल राइट शॉर्टली, मैं लिखूंगा CCBs। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दीज एक्ट ऑन SA नोड, और उसकी वजह से देयर इज नेगेटिव chronotropy and which will definitely there is an inhibition, it will cause decrease, it will inhibit depolarization। एंड जब डिपोलाराइजेशन डिक्रीज हुई, क्लोज हुई, उससे क्या होगा, उससे हार्ट रेट डिक्रीज होगी, और दिस इज आवर मेन एम्बिशन। also it can act on AV node as we described earlier, where it can decrease conductivity when we block the calcium channels conductivity, where it is known as negative dromotrophy, which can cause bradycardia, decreased heart rate also. Also when intracellular calcium release is decreased, it is having negative ionotrophy, which will reduce the strength of contraction or velocity. When this is reduced, it will eventually decrease oxygen demand. It is simple as that. जब contraction, strength of contraction, velocity, heart rate reduce हुई, it will eventually decrease the oxygen demand. if we अगर हम short में define करें like nifedipine, which is an dihydropyridine derivative, और amlodipine भी, क्या होता है इसका, it relaxes arterioles, मोस्टली आर्टरियोल्स को रिलैक्स करता है। क्या करने से, ये भी ब्लॉक करता है बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल, विच विल कॉज आर्टियोलो डायलेशन। ऐसे ही आता है हमारा ड्रग जिसको हमें पढ़ा था, वेरापामिल। ये एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन हार्ट मेनली, और इसका इट हैज़ एन वीकर एक्शन ऑन आर्टियोल्स। It is usually cardioselective, as we already described. It usually mainly works directly on heart, which will decrease heart rate. ऐसी और एक आता है एक important drug, diltiazem. ये both पे work करता है. For example, work on heart as well as arterioles. It is arteriodilator also. It has while it works on heart, it has a negative chronotrophy, dromotrophy, ionotropic effect. It will eventually also decrease heart rate as well as arteriodilation. So uses क्या होता है, uses all it is known as in angina. देखिए हम अब सारे ड्रग्स डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि कौन में क्या आता है. लाइक इफ़ वी हैव हैविंग patient is having classical angina, we usually use nitrates plus beta blockers. If there is prismetal, we use, the best is calcium channel blocker known as nifedipine. और अनस्टेबल में भी हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड इवन एंटीप्लेटलेटिक और एंटी thrombotic drugs, or even to sterilize the plaque as statins. We should remember these. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं. यूजुअली दीज आर severe headache,
Also other effect is like in verapamil, same as that of beta blockers. हमारे यहाँ पे आप due to the researches there are also newer drugs used. Some of we will discuss. We should for memory we should so we should know about the newer drugs also. और इनमें कौन कौन से आते हैं? For example, there is one which is known as trimetazidine. ये क्या करता है? It inhibits PFOX, known as partial fatty acid oxidation. बेस क्या है इसके यूज़ करने का? दैट इट इनहिबिट्स फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. जब फैटी ऑक्सीडेशन एंड आल्सो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. एनर्जी प्रोडक्शन क्या करता है? इनहिबिट करता है फैटी ऑक्सीड ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के वो रिलीव होते हैं. क्यों? बिकॉज there is an because heart requires fatty acid for energy production, but it can also use. क्या डिस्कस कर रहे थे? रिलीव सिम्टम्स. बिकॉज जो एनर्जी इनमें ऑक्सीडेशन में यूज़ होती है उसकी वजह से we need heart needs more oxygen, but when we inhibit this and this, there is typically eventually lesser need of oxygen by the heart, so it can relieve symptoms. Also one more is ranolazine. It also inhibits PFOX, minor action. It inhibits also late sodium channel. It has no effect on heart rate or blood pressure. So guys, this was a conceptual lecture on the anti-anginal drugs, जिसमें हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी भी, बेसिक कंसेप्ट भी, साथ में हमने ड्रग्स पे फिर बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन डिस्कस किया. So if you found it a little bit helpful for you, you can like, subscribe and share this video. Thank you.